हेलो एस्पायरेंट्स, मैं आपके साथ में डिस्कस करने के लिए आई हूँ पेपर 1 हिस्ट्री के पोर्शन के लिए आपको स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि मतलब जिन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा होता है कि आरएस का मतलब राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, ज्योग्राफी, इनकी परीक्षा, विच इज़ एक्चुअली अ मिथ। और वो कंटेंट इतना सारा लिखा हुआ है, मतलब आई एम हैविंग दैट इन माई हैंड्स, तो देख के लगता है कि ना हमें पढ़ने में बहुत जोर आएगा। स्पेशली जो नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लोग हैं वो तो इस चीज़ से खौफ खाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जितना इसका वेटेज है उसी के प्रोपोर्शन में इसको टाइम देना है। 800 नंबर में से 70 नंबर की हिस्ट्री आएगी, तो यानी 10% से कम टाइम आपको हिस्ट्री के लिए देना है। रोज़ यदि आप 10 घंटे पढ़ते हो तो आपको करीब 1 घंटे का टाइम हिस्ट्री को देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस आए कैसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सवाल कैसे आते हैं, उसी से तो आप तैयारी करोगे कि मुझे पढ़ना कहाँ से, कितना पढ़ना है, कितनी गहराई में पढ़ना है, और क्या फ़र्क पड़ेगा यदि कुछ सवालों के उत्तर आपको आते ही नहीं हैं। तो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ सन 2021 यानी आरएस 2021 की वैकेंसी का जो क्वेश्चन पेपर अभी मार्च में हुआ था उसके क्वेश्चंस, 18 की वैकेंसी जिसमें मैं अपीयर हुई थी उसके क्वेश्चंस, और 16 की वैकेंसी के क्वेश्चंस, ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं और कितना गहराई में पढ़ना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं अपने सारे चैनल्स पे डाल दूंगी। इनफैक्ट ये जिस प्लेटफॉर्म पे आप अभी पढ़ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आपके पास एक रेडी रेफरेंस हो। तीनों सालों का एक साथ कंबाइन किया हुआ कंटेंट कहीं मिल जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। अब ये है 2021 के आरएस वैकेंसी का हिस्ट्री का पोर्शन इन पेपर 1। पहला क्वेश्चन था भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत यानी रूढ़िवादी जो 6 शाखाएं हैं उनमें से 4 शाखाओं के नाम लिखने हैं। कितना आसान सवाल है। इंडियन हिस्ट्री में से 2 नंबर का सवाल। कोई भी पद्धति के नाम, किसी मतलब बेसिकली 4 दर्शन के नाम लिखने हैं। 6 दर्शन हम पढ़ते हैं, षड दर्शन सिद्धांत, उसमें से 4 दर्शनों के नाम आपको लिखने हैं। अच्छा होगा यदि आप इस प्रकार के सवाल के उत्तर लिखें तो 4 शब्दों की बजाय उनके प्रणेताओं के नाम भी लिख दीजिए। कई एग्जामिनर्स चाहते हैं कि न केवल उनके नाम लिखें, दर्शनों के नाम लिखें, उनके प्रणेताओं के नाम लिखेंगे तो एक अच्छा एडवांटेज रहता है, और 4 शब्दों के साथ में 4 शब्द 8 शब्द लिखने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है रावण हत्था क्या है। ये कहाँ से आया है? तो राजस्थान के इतिहास में जो पहला पोर्शन लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है ना कि राजस्थान के लोक संदेहता महत्वपूर्ण लोक नृत्य, लोक संगीत। तो जो लोक संगीत वाला पोर्शन है उसमें से आया है रावण हत्था क्या है। जब आप रावण हत्था के बारे में लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि एक तार वाला जो तत्वाद्य यंत्र है और साथ में उसके किसी एक फेमस जो वादक हैं उनका नाम भी लिखना है। एंड यू नीड टू मेंशन कि रावण हत्या का जनरली प्रयोग राजस्थान के कौन से जिलों में और किन की फड़ के वाचन के साथ में किया जाता है। यानी क्योंकि जो आपको पता है उसमें आपको बेस्ट इंप्रेशन बनाने की कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप सिर्फ बुलेटेड फॉर्मेट में लिखिए, लेकिन ज़रूर लिखिए। उसमें से उससे क्या होगा, आपको 2 में से 2 नंबर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट हम सुहरावादी सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए। ये भारतीय इतिहास में से आया है, जिसमें जो लिखा हुआ है ना प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन धर्म दर्शन। तो आंदोलन और धर्म दर्शन दोनों का कॉम्पोनेंट है, और ये काफ़ी टाइम से सिलेबस में इंक्लूड करने के बाद में भी आया नहीं था, तो इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन दिस टाइम। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डाली। भाई कितना स्पष्ट लिखा हुआ है जो हमारा ये सिलेबस है उसके अंदर कि हमें जो भारत का इतिहास है 19th सेंचुरी से लेकर के 1965 तक के लिए, अब इसमें व्यक्तित्व इंक्लूड किया गया है स्पेसिफिकली। तो जो व्यक्तित्व हैं उनमें से अरुणा आसफ अली का नाम दे दिया गया है। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, मतलब सिलेबस सामने लेकर के, कि ये बताना चाहती हूँ कि सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको सिलेबस से बहुत स्टिक रहना है और सवालों की प्रकृति देखनी है। अगला सवाल है लियोनार्डो दा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर कहाँ चित्रित किया था। तो ये इसमें जानते हो आप पुनर्जागरण धर्म सुधार के अंदर आने वाला है, और इनफैक्ट ये तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं ग्रेड 11 और 12 की, उसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं धर्म सुधार वाले उनके अंदर लिखा हुआ है। अब आगे बात करते हैं 2018 हिस्ट्री सेक्शन। ये वो पेपर है जिसमें मुझे इनमें से हार्डली कोई क्वेश्चन आता था। क्यों? पहला सवाल था प्राचीन भारत के किन 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। पता ही नहीं क्या सोच था, कहाँ से पूछा गया था। अगला सवाल था अर्जुन की तपस्या प्रतिमा क्यों पूछा गया था। क्योंकि शी जिनपिंग आए थे 2018 में, मोदी जी ने उनकी अगुवाई की थी और उनको वहाँ
महाबलीपुरम लेकर के गए थे और वहाँ पे वो मूर्ति दिखाई थी, मोटी मतलब एक बड़ा सा स्टोन था जिसके लिए कहा जाता है कि वो लुढ़कता नहीं है, वो वहीं स्थिर है, तो वहाँ पे उनकी पिक्चर भी फेमस हुई थी। तो ये करंट अफेयर से कोरिलेट करके क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट कम्स विश्व वल्लभ ग्रंथ का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। राजस्थान बोर्ड की बुक में था, महाराणा प्रताप के जो थे दरबारी कवि उनके द्वारा चित्रित वर्णन, तो इसके बारे में तो लिखा हुआ है कि उनके द्वारा लिखा गया था। डूंगजी और जवाहर जी कौन थे? ये राजस्थान के इतिहास में से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। ये वो व्यक्ति थे, हमारे यहाँ राजस्थान में आरपीएससी में एक सवाल पूछने की परंपराओं में ना जोड़े बहुत पूछ जाते हैं, जैता कूपा, डोंगजी जवाहर जी या औरूपा जी, कृपा जी। तो इन जो अब ये दोनों मतलब युग में है ना, व्यक्तियों के युग में जिन्होंने कोई स्पेसिफिक कार्य किया है, उनके ऊपर ये मच प्रोबेबल क्वेश्चन था और ये मुझे आता था। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के यूरोपियन प्रबोधन को परिभाषित कीजिए। वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, बहुत सीधा, कहाँ से आया इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हिस्ट्री की सारी बुक्स में मिलेगा, परिभाषा ही लिखनी थी खाली आपको। लेकिन इसमें परिभाषा का मतलब हुआ कब से कब तक चला और क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई, वो आपको लिखना होगा। अब बात करते हैं 2016 के सेक्शन में जो पेपर 1 था, ये सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जिनको 15 शब्दों में जवाब देना है। अब 15 शब्दों का मतलब ये कभी नहीं होता कि सिर्फ 15 में ही लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा। जैसे सबसे पहले जो पूछा गया था कि 4 दर्शनों के नाम लिखिए, तो उसमें 8 शब्द बहुत थे, लेकिन यहाँ जो लिखा गया है इसमें कई सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको लगता है कि 30 शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि जितना स्पेस दिया गया है, यदि एनालिटिकल क्वेश्चन है तो जितना स्पेस देगा उसको भर दीजिए। गोसुंडी अभिलेख का क्या महत्व है? एनालिटिकल क्वेश्चन है। गोसुंडी अभिलेख पे आरएस 2016 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, सो नोबडी एक्सपेक्टेड कि मेंस में आ जाएगा, बट आ गया। और दूसरा ये है, ये कहाँ से आया है, इसके लिए हमने जो पढ़ा है ना, प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी तक के अवसान में राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युगकारी घटनाएं। इसमें पहले स्रोत भी था, अब स्रोत हटा दिया गया है, तो ये 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म के अतिरिक्त किन्हीं 2 अनिश्वरवादी, तो इनके सिर्फ नाम लिखने थे, आपने यदि 2 नाम लिखे हैं तो 2 on 2 मार्क्स मिलेंगे। अकबर के काल में लिखे गए 2 फारसी ग्रंथों के नाम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में आया था। और फिर ये था, वो उसमें था महाभारत का जो अनुवाद फारसी में किया गया उसका नाम क्या है। फिर था हु वॉज नोन, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जो हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं उसमें प्रमुख व्यक्तित्वों में आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, और उन्होंने कौन सा वो बनाया, तो लाल कुर्ता दल बनाया। श्वेत जाति व्यवहार रूडयार्ड किपलिंग की फेमस कविता है, और ये जो कविता का, इतिहास का, पेंटिंग्स का जो सृजन हुआ है उसको हम किस कैटेगरी में पढ़ते हैं? पुनर्जागरण और धर्म सुधार के अंदर पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है हिस्ट्री के 5 नंबर के सवाल। 5 नंबर के 5 सवाल आएंगे, 25 नंबर हो गए। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हो, यदि आपको 2 नंबर वाले सवाल नहीं आते हैं, 5 में से 3 सवाल भी नहीं आते, तो घबराना नहीं है। वो 3 सवाल का खामियाजा आप यहाँ भुगत, मतलब यहाँ 3 साल क्वेश्चंस को जो आपने नहीं आए हैं उनको यहाँ कॉम्पनसेट कर सकते हैं यदि इन सवालों को अच्छे से लिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर मगअप वही फैक्ट करने हैं जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स में या एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। समझना कि किन क्वेश्चंस को है, वो 5 नंबर और 7 नंबर 10 नंबर वाले सवालों को समझना है। लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है। ये है मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं को परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय बिहार में कंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। ये सवाल है भारतीय इतिहास से, और इस इतिहास में भी स्पेसिफिकली कहाँ से होगा, ब्रिटिश काल तक वाला जो पीरियड था उसके अंतर्गत आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण और धाराएं, तो उसमें आने वाला प्रश्न है। अगला है राजस्थान के बेंगो किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। व्हेन इट इज सेड की आलोचना करनी है, इसका मतलब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बोलने हैं। बेंगू यू नीड टू नो कहाँ है, फिर उसमें कौन शहीद हुए, सिर्फ 2 ही शब्द लिखने हैं, उन दोनों शहीदों के नाम लिखिए। फिर ये आलोचनात्मक परीक्षण करना है, तो यानी आपको कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ बतानी है और ज़्यादा पॉजिटिव बातें बतानी है, और कंक्लूड ऐसे करना है कि ये जो बेंगो किसान आंदोलन था, इसने लोगों में एक आम जन जागृति का काम किया और किसानों को यूनाइट किया। यानी द कंक्लूडिंग रिमार्क शुड बी ऑन अ पॉजिटिव लाइन। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट इज अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि को विवेचना कीजिए। ये इसी बार इंक्लूड हुआ था, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति, उसमें से सवाल आ गया है। अच्छा, अभी तक हम क्या देख पा रहे हैं, 2 नंबर का सवाल आया है वर्ल्ड हिस्ट्री में से, और 5 नंबर का सवाल यहाँ हमें दिख रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो अभी तक 7 नंबर के हो गए हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। यही टेंडेंसी आपको 2018 वाले पेपर में भी मिलेगी। इन 5 में से सिर्फ 1 सवाल आपको नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ तो एक भी सवाल नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री का,
देखिए कौन कौन से सवाल थे। हड़प्पा स्थलों के कांस्य मूर्तियों पर, ये तो राजस्थान हिस्ट्री का में लिखा हुआ ही है। फिर अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के प्रणेता थे। ये सवाल मुझे नहीं आता था। सच बताऊं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम पे सिर्फ ये पता था कि उनकी पिक्चर याद आती है, छोटे छोटे मतलब लंबे लंबे घुंघराले से बाल। लेकिन मैंने इसी सवाल में से उत्तर बनाने की कोशिश की, वहाँ बैठ के धैर्य नहीं खोया। ये देखा कि सवाल में इन्होंने क्या लिखा है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के अग्रदूत थे। तो पुरानी प्रवृत्तियाँ कैसी थी, भगवान जैसे रामचरितमानस लिखी गई वो पुरानी प्रवृत्ति थी, या किसी ईश की वंदना में लिखा गया कोई और डॉक्यूमेंट था वो पुरानी प्रवृत्ति थी, महाभारत का हिंदी अनुवाद किया गया वो एक पुरानी प्रवृत्ति। यहाँ इन्होंने लिखा है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्ति। अब ये तो श्योर मुझे पता था कि ये आज़ादी से पहले के वो रहे हैं, यानी आज़ादी वाले ड्यूरेशन के रहने वाले कवि रहे हैं। तो मैंने सोचा उस टाइम नई प्रवृत्ति क्या हो सकती है। तो जो मेरे दिमाग में आया कि आज़ादी की अलग जगाना, अब स्वदेशी के प्रति प्रेम बढ़ाना, हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ाना, हीन भावना से निकालना, उन सारी चीज़ों से संबंधित मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे। और ना से हाँ भली, आई थिंक आई गॉट 2.5 मार्क्स और 3 मार्क्स आउट ऑफ 5। तो मैं आपको अपने एग्जाम्पल से कहना चाहती हूँ कि धैर्य मत खोइए। यदि आपको किसी के बारे में नहीं पता है तो सवाल को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हिंट्स मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, मोलेला कलाकार द्वारा टेराकोटा, मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है और उसमें भी क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उसमें गधे की लीद मिला करके 4-5 दिन तक रखते हैं, फिर बनाते हैं और पकाते हैं। ये प्रक्रिया आपको राजस्थान बोर्ड की बुक्स में मिल जाती है। राजस्थान के जागीरदार क्षेत्रों में कृषक असंतोष के कारण, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो शायद मेरे ख्याल से किसी ने नहीं छोड़ा होगा। इस क्वेश्चन को 5 में से 4 नंबर उनको मिले हैं जिन्होंने बहुत सारे डायमेंशंस को कवर किया है, या सेक्टर वाइज बांटा है, या क्षेत्र वाइज बांटा है। और 5 में से 3 नंबर ऑलमोस्ट सभी को मिले हैं। असंतोष के प्रमुख कारणों में आप जानते हैं, लाग बाग, बेकारी, ज़मीन को पड़त छोड़ देना और कृषकों के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार, बहुत सारे कारण थे। लेकिन अच्छे मार्क्स किसको मिले हैं, जिसने ये बताया है कि नॉर्थ के जिलों के अंदर कौन कौन से, या नॉर्थ के जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी, ईस्टर्न स्टेट्स में क्या इश्यूज थे, सदर्न स्टेट्स में क्या इश्यूज थे। जिन्होंने इस तरीके से कैटेगराइज करके लिखा, आई एम श्योर उनको अच्छे मार्क्स मिले। लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में है, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव क्या थे। भारतीय इतिहास से सवाल है, जिसमें हम जानते हैं कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। 5 नंबर का सवाल है, कम से कम 5 रिकमेंडेशन आपको ज़रूर लिखनी चाहिए, जिसमें वो कहते हैं ना ABC कैटेगराइजेशन को हटाओ। फिर उन्होंने बताया कि ना भाषाई आधार पर जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये बताया कि हमारे कितने यूनियन टेरिटरीज होने चाहिए, कितने स्टेट्स होने चाहिए। तो ये जो उनकी रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस को आपको लिखना है। और यदि मान लो आपने नहीं पढ़ा है फजल अली आयोग को, तो सिर्फ ये लिख दीजिए कि पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, डॉक्टर फजल अली, और फिर उनकी रिकमेंडेशंस ये थी। और अपने दिमाग से उस टाइम क्या क्या चल रहा था, भारत आज़ाद ही हुआ था, कई जगह नई नई डिमांड्स हो रही थी कि हमें नया स्टेट चाहिए, नया स्टेट चाहिए। तो आप उनकी जगह होते तो क्या रिकमेंडेशन थे उस हिसाब से भी लिखते। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं। ये तो बॉटम लाइन मान लीजिए कि 5 नंबर का सवाल और 10 नंबर का सवाल कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है और हौसला नहीं खोना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर के। ये सारी टिप्स मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अभी से आपको राइटिंग प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो ये चीज़ें याद आएंगी कि मैंने कहा था कि छोड़ना नहीं है। दिमाग मतलब आप उस परिस्थिति में होते तो क्या करते, रीच टू दैट लोकेशन, रीच टू दैट टाइम फ्रेम एंड देन थिंक, आपको पक्का जवाब मिलेगा। अब बात करते हैं 2016 में हिस्ट्री में 5 नंबर के सवाल कौन कौन से आए थे। अगेन 5 ही सवाल थे 25 नंबर का। अब देख रहे हैं 2 नंबर के सवाल 5 हों तो 10, लेकिन 5 नंबर के 5 सवाल हों तो 25, वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो रट्टाफिकेशन के बजाय एनालिटिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो पहली बात तो इसमें आपको ये लिखनी थी कि दुर्ग स्थापत्य में हमारे पास दुर्ग सब प्रकार के मिलते हैं। आप किसी भी एक व्यक्ति का वर्गीकरण का नाम उदाहरण देकर लिख दीजिए। फिर आपको विशेषताओं में 1 2 3 4 विशेषता लिख सकते हैं, या फिर आप क्लासिफिकेशन वाइज की इस प्रकार का जो दुर्ग होगा उसकी विशेषता। लेकिन याद रखिएगा अच्छे नंबर उसको मिलेंगे जो इसमें उदाहरण लिखेगा। उदाहरण यानी धानन दुर्ग कौन कौन सा है, गिरी दुर्ग कौन सा है, उन सब के उदाहरण लिखेंगे तो आपको
5 on 5 मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, अदरवाइज 5 में से 2 2.5 तो सबको मिल जाते हैं। जो 3.5 4 4.5 ले आएगा वो लीड कर जाएगा। अगला क्वेश्चन था, मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति की समृद्ध परंपरा थी, स्पष्ट कीजिए। अब मध्यकालीन, इसमें से मान लो यदि आपको ना, आपने क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको आंसर फ्रेम कैसे करना है। आपको फ्रेम ये करना है, पहले ये सोचना है कीवर्ड क्या क्या है, मध्यकालीन भारत, दूसरा कीवर्ड क्या है, निर्गुण भक्ति, तीसरा क्या कीवर्ड है, समृद्ध परंपरा। तो आपको नेगेटिव, पहली बात समृद्ध परंपरा नेगेटिव नहीं लिखना है, दूसरी बात आपको मध्यकालीन भारत से रिलेटेड लोगों के बारे में लिखना है, फिर स्पेसिफिकली सिर्फ निर्गुण वाले। तो डोंट गो फॉर दोज हु प्रेज्ड कि ना शिव जी की किसने परंपरा, यानी शंकराचार्य जो शंकर जी को मानते थे, जो विष्णु जी को मानते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, उनके बारे में नहीं लिखना है, निर्गुणों के बारे में लिखना है। तो निर्गुण परंपरा में कौन आते हैं, कबीर दास जी आते हैं, या इनफैक्ट यहाँ से दादू दयाल जी आते हैं, उनको भूलना नहीं है। दादू, बिकॉज आप राजस्थान से हो, आपको दादू दयाल का ज़रूर मेंशन करना चाहिए इसके अंदर। तो और भी जो इस टाइम पे थे उन सबको आपको वर्णन करना था। 5 नंबर का सवाल है, कम से कम 5 व्यक्ति ज़रूर आने चाहिए और उनकी विशेषताएं आनी चाहिए। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला की बूंदी और किशनगढ़ शैली, उन दोनों की समानता और भिन्नता। अब 5 नंबर का सवाल होता है, 5 लाइनें दी होती हैं, 2 आपसे चित्रकलाएं पूछ ली। लोग मुझसे पूछते हैं मैडम कितना डिटेल में पढ़ें, कितनी गहराई में पढ़ें। भाई ये एग्जामिनेशन गहराई का नहीं है, ये जर्नलिस्ट का एग्जामिनेशन है। मोटे मोटे तौर पर आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आपको पीएचडी नहीं करनी है, ना हिस्ट्री में ना इकोनॉमिक्स में, किसी में भी नहीं करनी है। सवाल क्या है, बूंदी और किशनगढ़, तो जितना स्पेस दिया हुआ है उसको बांट लो। समानताएं असमानताएं, समानताएं तो दोनों में सेम ही रहेंगी, तो बूंदी और किशनगढ़ की जो समानताएं वो लिख दीजिए 3 4 5। असमानताएं में बूंदी में ही मिलता है, किशनगढ़ में ही मिलता है, बूंदी में ही मिलता है, किशनगढ़ में ही मिलता है। बूंदी का उदाहरण है, किशनगढ़ के उदाहरण है, एंड यू आर डन। आई हैव सीन अ पर्सन कॉपी जिसमें 5 में से 5 नंबर मिले हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये डिपेंड करता है आपने कंटेंट को प्रेजेंट कैसे किया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला में शाहजहां के योगदान। तो आपको पहले ये लिखना है कि शाहजहां को मुगल स्थापत्य कला के लिए प्रिंस आर्किटेक्चर कहा जाता है, हाँ ऐसी कोई टर्म है जो इनके लिए यूज़ की जाती है, तो आपको वो लिखनी है और उसके बाद में बताना है योगदान में। तो आप चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं पैलेसेस, जो उन्होंने कौन कौन से पैलेसेस बनाए और उनके 2 3 4 कीवर्ड में विशेषताएं। फिर उन्होंने कोई फोर्ट्स बनाए, या उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बनाया। फिर आपको उनके आर्किटेक्चर में पिट्रोडोरा, जिसको पच्चीकारी बोलते हैं, वो वर्ड ज़रूर मेंशन करना है, उसको हाईलाइट करना है, ब्लैक बोल्ड पेन से लिखना है और बॉक्स में बंद करना है। यानी शाहजहां की जब बात आएगी, लाल पत्थर, सफ़ेद संगमरमर और पच्चीकारी, ताजमहल की लाल किला, ये बिल्कुल नहीं भूलने हैं, ये ज़रूर आने चाहिए। आपके माइंड में शाहजहां का सवाल आते ही ना 6-7 कीवर्ड तो तैर जाने चाहिए, और 6-7 कीवर्ड यानी 6-7 लाइनें, आपका उत्तर बन गया है। ऐसे ही होती है तैयारी, जब आप मतलब लगातार किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में उससे संबंधित सारे कीवर्ड्स तैर जाएंगे। अगला सवाल है, किस प्रकार 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। सवाल को कैच कीजिए, 1857 का विद्रोह निर्णायक मोड़ किसके लिए, भारतीय इतिहास के लिए। तो यानी आपको वो लिखना है कि भारत का इतिहास कैसे बदला 1857 के बाद में। यानी सीधे शब्दों में बोलूँ तो 1857 की क्रांति के परिणाम लिखने हैं। अब बनाने वाले ने सीधे शब्दों में बोलूं तो आपको 1857 की क्रांति के परिणाम लिखने हैं। क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन को इतना घुमाने की कोशिश की है कि बस पढ़ने वाला लगे कि पता नहीं क्या ही तो पूछ लिया और क्या लिखना है। इट्स वेरी सिंपल, you have to mention only what was the result of 1857 with respect, because इंडियन हिस्ट्री का चेंज होने का मतलब ये है कि कैसे पॉलिटिकल हमारी दशा बदली, क्या आर्थिक परिवर्तन हुए, क्या राजनीतिक परिवर्तन और शासकीय परिवर्तन क्या क्या हुए, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने इसका मतलब मैं कहूँगी दमन किया 1857 क्रांति का, आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या थे, वो सब कुछ मेंशन करना है। अब बात करते हैं 10 नंबर के सवाल कैसे आते हैं। तो पहली बात तो है 10 नंबर के सवाल 4 आते हैं, 40 नंबर सीधे। दूसरा, स्पेस कितना दिया होता है, जनरली 1 पेज और कई बार 1 पेज और 2 लाइनें, तो 16 से 17 लाइनें होती हैं जिसके अंदर आपको 10 नंबर का सवाल अटेम्प्ट करना है।
अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या हो। राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता परीक्षण कीजिए। परीक्षण करना है, परीक्षण करना है इसका मतलब कुछ थोड़ी थोड़ी नेगेटिव बातें बतानी है, लेकिन चारण साहित्य का कंट्रीब्यूशन को हम नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हम उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन का इसका आंसर फ्रेम कैसे होगा, पूरे पेज में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि चारण साहित्य कहाँ कहाँ प्रिवेलेंटली मिलता था और कौन कौन सी ऐसी जातियाँ थी जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती थी। दूसरा, फिर आपको लिखना है कुछ एग्जाम्पल्स, उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं। फिर आपको लिखना है कि उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, ठीक है, क्योंकि परीक्षण करना है आपको, 2 या 3 लिमिटेशंस बहुत हैं। फिर आपको लिखना है कि उनका महत्व क्या क्या था, तो महत्व में कम से कम 5-6 पॉइंट ज़रूर होने चाहिए। और फिर आपको कंक्लूजन ये करना है कि ऑल्दो कहीं कहीं ऐसा नज़र आता है कि चारणों ने राजा की वंदना में या राजा का जो वेलोर है उसको दिखाने के लिए बढ़ चढ़ के शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन जो उनकी वंशावली से संबंधित रचनाएं हैं, जो उनके राजाओं की स्तुति में लिखे गए उनके कृत्यों का वर्णन है, वो एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐसा ऐसा कुछ कुछ अच्छे शब्दों के साथ में आपको यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर। दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी आंसर्ड और एड्रेस टू। नेक्स्ट इज भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अब ये क्या घुमाने की कोशिश की, अरे भाई सीधा सीधी सी बात है, आपको ये लिखना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में कौन कौन आदमी था और क्या कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी आपको याद आ रहे हैं सारे नाम लिख दीजिए, चाहे वो एनी बेसेंट हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, या जो भी आपको और भी याद आ रहे होंगे उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कहाँ कहाँ घूमे, स्टफ लाइक दैट। नेक्स्ट कम्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों में विकास की विवेचना कीजिए। अब आपने देखा होगा कि ना पिछले 18 की वैकेंसी में और 21 की वैकेंसी में साफ स्पष्ट तरीके से लिख दिया कि जो विश्व युद्ध है उनका सिर्फ आपको परिणाम प्रभाव देखना है ना, क्यों हुए वो भूल जाना है। एनसीईआरटी पिछले काफ़ी टाइम से प्रयास कर रही है कि हेट्रेड से संबंधित या किसने किसको मार डाला, किसने किस पे आक्रमण किया, इन सारे कंटेंट को हटाने की कोशिश कर रही है। बिकॉज वॉट एवर हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट, of course we should learn some lessons, constructive lessons, but we need to take forward कि हमने उससे क्या प्रभाव क्या रहा, उसको आगे कैसे और अच्छा किया जा सकता है, उतना ही। मतलब क्यों, कारणों को हटा करके सिर्फ परिणामों पे फोकस है। तो अभी जो परिणाम है, ये जो विश्व युद्ध है उसका भारत के जो लोकल या इंडिजिनियस जो इंडस्ट्रीज थे उन पे क्या प्रभाव पड़ा, उससे संबंधित लिखना है। क्वेश्चन आया कहाँ से, ये क्वेश्चन आप राजस्थान बोर्ड की यानी एनसीईआरटी बुक से देख सकते हो, तमिलनाडु जो बोर्ड है उसकी बुक से देख सकते हो, ये काफ़ी जगह अवेलेबल है ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकीय क्रांति थी यानी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों के उसके बाद रहने का जो ढंग को परिवर्तित कर दिया। विवेचना कीजिए। ओ गॉड। तो यदि आपको ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो मेरा पहला सजेशन है कि दोबारा पढ़िए, और इस बार पढ़िए तो पेन से अंडरलाइन करें कि क्या पूछा जा रहा है। तो आपके सामने मैं अंडरलाइन करने की कोशिश करती हूँ। क्या पूछा जा रहा है? पहला कीवर्ड है औद्योगिक क्रांति, दूसरा कीवर्ड ये है, इसने कहा कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन थी, बल्कि उसने सामाजिक आर्थिक क्रांति थी जिसने लोगों के रहने के ढंग को चेंज किया है। विवेचना करो। तो आपको इसमें इन्होंने क्या फोकस किया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, हम जानते हैं। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि उसमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए 2-4 नाम लिखने हैं, 2 लाइनों में ख़त्म कर देना है, क्योंकि इन्होंने कहा कि न केवल वो थी, यानी यू आर एक्नॉलेजिंग दैट वॉट एवर यू आर सेइंग एग्जामिनर को, हमें पता है आप क्या बात करें, लेकिन आपको फिर उसके सोशो इकोनॉमिक डायमेंशंस को कवर करना है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो सोशो इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं, मान लो आपने कभी नहीं पढ़ा तो आप कैसे बनाओगे? आप ये देख लो, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ या यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो किसी भी जगह अचानक बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा दी जाएं तो क्या परिणाम आता है? अचानक शहरों का विकास होता है, छोटे गांवों से लोग निकल करके शहरों में आने लग जाते हैं मजदूरी करने के लिए, और फिर वो झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण कर लेते हैं। जब काम करने के लिए पुरुष जाते हैं तो साथ में मतलब फिर महिलाएं भी जाने लग गई थी, तो बच्चे अकेले रह जाते हैं, तो उनका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए वो रुक जाता है। तीसरी बात, काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे, मैकेनाइजेशन 100% थोड़ी हुआ था, ऑटोमेशन नहीं हुआ था पूरा, तो काम के घंटे बहुत बढ़े हुए थे,
तो मेल न्यूट्रिशन की समस्या, अर्गोनॉमिक्स की समस्या, फिजिकल समस्याएं बहुत सारी बढ़ गई थी। तो यदि मतलब आपने मान लो ये आंसर कभी पढ़ा नहीं है तो भी इसको आप अपनी समझ से कैसे एड्रेस करेंगे, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। अदरवाइज अभी तो बहुत टाइम है, तैयारी तो करनी ही है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं 2018 में जो सवाल पूछे गए हिस्ट्री में से 10 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस, वो कौन से थे। तो एक क्वेश्चन तो था कि 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती और प्रेरणा का परिणाम था, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो भारत में पुनर्जागरण हुआ, समझ रहे हैं आप, यानी जो हमारे यहाँ पुनर्जागरण हुआ वो पश्चिम की चुनौती और प्रेरणा का परिणाम था। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू एग्री टू इट? एज अ भारतीय मैं तो कहूँगी नहीं, उसका परिणाम नहीं था। इन्फ्लुएंस आया होगा, लेकिन ये मूल रूप से भारतीय परिस्थितियों का ही एक प्रोडक्ट था। तो इसमें आपको 3-4 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला बात तो आपको ये बताना है कि पश्चिम से हमारे पास क्या चुनौतियाँ आ रही थी, फिर हमने क्या क्या प्रेरणाएं ली। लेकिन उस टाइम की जो भारत की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ थी, जो पॉलिटिकल समस्याएं थी, जो धार्मिक समस्याएं थी, उनके बारे में आपको 1 2 3 4 कुछ लाइंस लिखनी है और कंक्लूड ऐसे करना है कि ऑल्दो ये जो भारतीय पुनर्जागरण रहा है, इस पर प्रभाव रहा है, यानी इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन इसको पर्टिकुलरली ऐसे नहीं कहा जा सकता कि उनका परिणाम था। इन्फ्लुएंस था, लेकिन परिणाम ये पूर्ण रूप से भारतीय परिवेश का, भारतीय तत्कालिक परिस्थितियों का ही परिणाम था। तो दिस इज हाउ यू नीड टू कंक्लूड दिस, क्योंकि आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, तो आलोचना करनी है, यानी आपको उसके प्लस और माइनस दोनों बताने हैं। और चूंकि आप भारतवासी हैं, चूंकि हम जानते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, यूरोप की अलग होती हैं, तो हम उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, उनसे हम कुछ इन्फ्लुएंस ले सकते हैं, लेकिन 100% उनको डेडिकेट नहीं कर सकते कि हमने इतना सारा काम कर डाला, हमारे इतने संतों ने इतना सारा काम कर डाला और हमें कहते हैं कि आपने कर दिया। नो। नेक्स्ट इज 20वीं शताब्दी में भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के विकास की रूपरेखा लिखिए। अब आपको करना क्या है, 20वीं शताब्दी यानी 1901 से लेकर के 1947 तक के बीच में जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई उनके बारे में मेंशन करना है। तो जब भी क्रांतिकारी घटनाओं की बात होगी तो आपको कुछ इंसिडेंट्स मेंशन करने होंगे, कुछ लोगों के नाम ज़रूर लिखने होंगे, जैसे कि पहली बात तो HSR जो ऑर्गेनाइजेशन था भगत सिंह जी का, उसके बारे में लिखना होगा। फिर हमें चंद्रशेखर आज़ाद को भी मेंशन करना होगा। हम कैसे भूल सकते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किए। तो यानी आपको पहले दिमाग में आंसर फ्रेम करना है कि मुझे किन किन लोगों को इंक्लूड करना है, कौन कौन सी घटनाओं को इंक्लूड करना है और फेज वाइज कैसे डालना है, ठीक है। और फिर इस आंसर को कंप्लीट करना है, बिकॉज याद रखिए 10 नंबर का सवाल छोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ी डेस्टिनी डिसाइड कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 3 दिए गए हैं, तो आपका दिया गया स्पेस 3 भागों में बढ़ जाना चाहिए। बागोर, कालीबंगा और आहड़, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक है, वी नो ऑल ऑफ दिस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का विवेचन कीजिए। वो लोग जो मान लो ऐसा क्वेश्चन आया और स्पेसिफिकली राजनीति का नहीं पढ़ते, तो आंसर कैसे फ्रेम करें, वो ये सोचें कि किस प्रकार से 2 देशों के बीच में या पूरे विश्व में जो राजनीतिक समीकरण था वो बदला। तो इसका सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट था वो था यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ का गठन हुआ, चार्टर आया था, अटलांटिक चार्टर आया था। फिर आपको ये भी मेंशन करना होगा कि वर्ल्ड जो है वो बाईपोलर हो गया था, एक अलग तरफ यूएसएसआर दिख रहा था, दूसरी तरफ यूएसए दिख रहा था। इवन यूएसए का जो उद्भव हुआ वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ। और फिर आपको मेंशन करना होगा कि बहुत सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया हम आज़ाद हो गए थे। फिर आप कॉलोनाइजेशन का धीरे धीरे खात्मा होता चला जा रहा था, लोग जो कि इंडिपेंडेंट हो रहे थे, देश जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे वो डेमोक्रेटाइजेशन को अपना रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपको इन सारे डायमेंशंस को कवर करना होगा। इवन वर्ल्ड बैंक की स्थापना और जो मेजर बॉडीज हैं उन सब की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई थी। अब बात करते हैं 2016 में इसी से संबंधित कौन सा क्वेश्चन आए थे। पहला था, महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से एक जन आंदोलन बना दिया। तो पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा बापू कब आए, फिर लिखना होगा बापू के सारे आंदोलनों के बारे में और उनका क्या प्रभाव रहा उनके बारे में, और कंक्लूड करना होगा। मे बी यू कैन यूज अ कोट, मे बी यू कैन यूज एनीथिंग लाइक
बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। सो व्हेन यू एंड योर क्वेश्चंस, व्हेन यू एंड योर आंसर्स विद सच कोट्स, एक अलग इंप्रेशन रहता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन की मूलभूत विशेषताएं। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों की मूलभूत विशेषताओं के लिए आप ज़रूरी है कि आप जोधपुर का प्रजामंडल आंदोलन, बीकानेर का, भरतपुर का, जो जयपुर का, इन सारे प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए और आप शब्द लिखते चले जाइए। जयपुर की विशेषता थी, जोधपुर की विशेषता थी, जैसलमेर की विशेषता थी, भरतपुर की विशेषता थी, और जहाँ जहाँ बने उन सब प्रजामंडल आंदोलन की विशेषताएं थी। तो उससे लगेगा, क्योंकि सवाल 10 नंबर का है तो कम से कम 10 प्रिंसली स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उससे लगेगा कि कैंडिडेट को नॉलेज बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय जन जागरण में स्वामी विवेकानंद का विशिष्ट योगदान था। स्वामी जी का योगदान, मुझे लगता है सबसे अधिक पढ़े जाने वाले युवा मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में विवेकानंद जी हैं। उनके जितने आप कोट्स इस्तेमाल करो उतना अच्छा है। आप शुरू कर सकते हो, उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, या फिर लाइफ दुनिया अपने आप को शक्तिहीन नहीं सर्वशक्तिमान मानो। क्यों? क्योंकि आप यूथ हैं और आप में बहुत पावर है, या फिर यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर भारतीय दर्शन से संबंधित उनके जो भी विचार थे। लेकिन आप जितनी ज़्यादा कोर्स इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आप इसको एनरिच कर पाओगे। और जब विवेकानंद की बात आए और 1893 का जो उनका शिकागो सम्मेलन यानी वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस यानी विश्व धार्मिक सम्मेलन नहीं याद आए तो बिल्कुल गलत बात है। इट इज़ चीटिंग टू योरसेल्फ। तो आपको जब याद रखना है कि जब भी विवेकानंद की बात होगी तो कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में हमेशा फिट रहने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन टू डिस्कस टुडे इज प्रबोधन युग ने यूरोप के इतिहास की धारा को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी आपको लिखना क्या है, जो एनलाइटनमेंट एज था उसका यूरोप में क्या इम्पैक्ट रहा। तो जब इम्पैक्ट की बात होगी तो रिलीजियस इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट और जो लिटरेरी इम्पैक्ट है वो सब कुछ आपको मेंशन करने होंगे। और कंक्लूड करना होगा ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि नॉट ओनली इट इम्पैक्टेड द होल यूरोप बट इसकी जो चीज़ें या इसका जो प्रकाश था या जो इसकी मुख्य अच्छी बातें थी वो पूरे विश्व में फैली। सो आई होप मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि सवाल आते कैसे हैं और आपको कितनी गहराई में हिस्ट्री को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है। हर एक व्यक्ति से संबंधित, हर एक घटना से संबंधित कुछ कीवर्ड्स को आपको फिक्स अपने दिमाग में रखना ही है। ये एग्जामिनेशन गहराई का नहीं है, ये एग्जामिनेशन सरसरी तौर पर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बस इसी चीज़ का है। अगला वीडियो में लेकर के आऊँगी तो उसमें हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते कहाँ से और आपको पढ़ना क्या है। आप तैयारी जारी रखिए, आपको आरएस बना के ही मानूंगी मैं। ऑल द बेस्ट।